गुड आफ्टरनून दोस्तों। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के सारथी प्रोग्राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस पेपर थर्ड के पार्ट ए के बारे में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स हमारे सब्जेक्ट का नाम है और हमने इसमें कई सारे जैसे अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, आगे जाना हमने इसके पहले वाले वीडियोस में। और जो हमारी पहली यूनिट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू या मौलिक पहलू, उसमें जो हमारी पहली सब यूनिट थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसके बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, काफ़ी डिटेल में हमने इस पर बात की है। ठीक है, जो हमारा जो हमारी नेक्स्ट यूनिट थी, नेक्स्ट सब यूनिट, वो थी विकसित भारत एट द रेट 2047। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या है विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया है, इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या होंगी, वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्षेत्र क्या क्या होंगे, किस आधार पर हम इसे विकसित कहेंगे। तो इन सभी जो पहलू हैं, इन सभी मुद्दों पर हमें बात करनी थी, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें पढ़ा था कि विकसित भारत क्या है, इसके स्तंभ क्या होंगे, इसके उद्देश्य क्या थे। एक बार थोड़ा सा हम इसे रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नीति आयोग द्वारा निर्मित भारत के आने वाले 25 वर्षों, है ना, स्वतंत्रता की जो शताब्दी का 2047 में जो स्वतंत्रता की शताब्दी ईयर जब हम मनाएंगे, तो उस समय विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को बदलने की एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह एक विजन हमें दिया है। इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक उन्नति, है ना, किन किन आयामों पर बात होगी? सामाजिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रभावी शासन। जैसे विकास के जो विविध पहलू हैं उनको शामिल किया गया है। तो भारत सरकार ने विकसित राष्ट्र विजन जो है उसके लिए 4 स्तंभ तय किए हैं। कौन कौन से स्तंभ, जिनके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो हमारे कौन कौन से स्तंभ हो गए? 4। युवा, गरीब, किसान और महिलाएं या नारी। ये जो स्तंभ हैं, इन्हें यदि हम आगे बढ़ाएंगे, इन्हें हम आगे लेकर जाएंगे, इनके लिए यदि हम जो प्रयास करेंगे, उससे क्या होगा, हम जो विकसित राष्ट्र का जो सपना देख रहे हैं, जो हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना है, ये जो हमारा महत्वाकांक्षी प्लान है, इसे हमें इन्हीं को आगे बढ़ाकर साकार रूप देना है। तो इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे कि हमें और आगे क्या क्या करना है इस दिशा में, वर्तमान की जो स्थिति है वो क्या है, चुनौतियां क्या क्या होंगी, क्षेत्र क्या है, इसके आयाम क्या क्या होंगे, इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने इन स्तंभों के बारे में बात की थी कि हम युवा को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे स्किल्ड करके। ठीक है, गरीब जो है, गरीबी इसका हम उन्मूलन किस रूप में करेंगे, किसानों की हम आय को किस तरह से दुगुना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे यहाँ क्या क्या किन किन योजनाओं के माध्यम से, या हमने क्या क्या ऐसी चीज़ें की है जिससे महिलाओं को आगे लाया जाए। मतलब जो हमारा जनसांख्यिकी लाभांश है उसमें 50% महिलाएं भी तो हैं, तो उन महिलाओं को भी हमें आगे बढ़ाना है। वो सिर्फ घरेलू कामकाज के ही लिए नहीं है, है ना, वो अपनी भागीदारी यहाँ पर सजग रूप से बढ़ाएं। तो हमने इनके बारे में बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि आयाम क्या क्या है, विकसित भारत के आयाम। हम इसके बारे में बात करेंगे कि विकसित भारत के आयाम क्या क्या होंगे। देखिए, 4 ही हमने स्तंभ पढ़े थे कि 4 स्तंभ थे, अब हम 4 ही आयाम भी पढ़ेंगे। सॉरी, आयत लिख दिया था,
अच्छा, आयाम को जानने से पहले हम एक बार उद्देश्यों को भी इससे देख लेते हैं। हमने इसके उद्देश्य पढ़े थे लास्ट वीडियो में, एक बार फिर से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है ना, उसे हमें कहाँ तक लेकर जाना है भारतीय अर्थव्यवस्था को। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। ठीक है, 30 ट्रिलियन डॉलर की। प्रति व्यक्ति आय हमें कहाँ तक लेकर जानी है, 18,000 से 20,000 डॉलर। 20,000 डॉलर, यदि इसे इंडियन रुपी में देखें तो हम 14.9 रुपी लाख, है ना। तो हमें इसे यहाँ तक आगे बढ़ाना है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। नवाचार एवं नवीन रोजगार के क्षेत्रों में भी हमें विकास स्थापित करना है। सुशासन की जो संकल्पना है ना, सुशासन की स्थापना करनी है। शासन को अपनी जवाबदेहिता तय करनी होगी, नागरिकों को जागरूक करना होगा। ठीक है, तो सुशासन की स्थापना होगी। और हमारे पास जो बड़े संस्थान है ना, जो हमारे संस्थान है, जो शैक्षिक संस्थान है, तो कम से कम जो वैश्विक स्तर पर अगर उन्हें देखें तो वो टॉप 100 में उनकी गिनती होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन वाला भी इसमें हमें जो शैक्षिक रूप में भी जो संस्थान है हमारे, तो टॉप 100 में वैश्विक स्तर पर, है ना, टॉप 100 में से 10 की जो है वो हमारे यहाँ पोजीशन होनी चाहिए कि हमारे कम से कम 10 संस्थान ऐसे हैं जो टॉप 100 में है। ठीक है, वो टॉप 100 में शामिल है। और जो हमारे भारतीय युवा हैं ना, युवाओं को हमें क्या करना है, स्किल्ड करना है। युवाओं को क्या करना है, स्किल्ड करना है, मतलब उनका कौशल विकास करना है। कौशल विकास के द्वारा उन्हें रोजगार प्राप्त हो। उनको शिक्षा ऐसी देनी है, व्यवसायिक शिक्षा इस तरह से देनी है कि सिर्फ वो डिग्री ना हो उनके पास, उन्हें वो काम भी अच्छे से आता हो। और नागरिकों की स्वतंत्रता में सरकार कम से कम बाधाएं हो, मतलब सरकार की कम से कम बाधाएं हो। नागरिक जागरूक हो, नागरिक अपने आप को जिम्मेदार समझे, वो भी अपनी जवाबदेहिता समझे, और सरकार को तो समझनी ही है। तो इस तरह से जो इसके लक्ष्य जो उद्देश्य थे वो हमने लास्ट वाले वीडियो में देख लिए थे। तो आइए अब हम देखते हैं कि विकसित भारत के आयाम क्या होंगे। विकसित भारत के आयाम क्या होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2047 तक आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर भारत को विकसित देश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि 30 ट्रिलियन, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे कहाँ तक लेकर जाना है, 30 ट्रिलियन तक बनाने का उद्देश्य है। वर्तमान में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, 4th है सबसे बड़ी। अभी प्रेजेंट में ही रिसेंटली ही ये 4th अर्थव्यवस्था बनी है। अगर हम पहले देखें 2025 के पहले तक, अप्रैल 2025 के पहले तक देखें तो हमारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे हम यहाँ देखते हैं कि इसके आयाम। अब देखिए, आयामों को भी हम 4 भागों में बांटेंगे, जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। दूसरा होगा हमारा पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता। ठीक है, तीसरा होगा हमारा सुशासन, और चौथा होगा सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति। देखिए, यही हमने अभी हमने रिसेंटली पढ़ा थोड़ी देर पहले ही कि सामाजिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रभावी शासन के रूप में हम राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी हमने जो ये प्लान किया है, एक महत्वाकांक्षी डॉक्यूमेंट जो हमने ये तैयार किया है, डॉक्यूमेंट्री जो तैयार की है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे आयाम हैं। कौन कौन से हो गए, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। अब देखिए, आर्थिक विकास किस रूप में माना जाएगा। आर्थिक विकास माना जाएगा सकारात्मक परिवर्तन, है ना। अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से हम क्या होंगे, सकारात्मक परिवर्तन होगा। हमारी आय बढ़ी होगी, आय बढ़ने के साथ साथ हमारा जीवन स्तर, हमारा जो HDI इंडेक्स है वो भी बड़ा होगा, तभी हम कहेंगे ना कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक रूप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्रात्मक रूप में कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो हम आर्थिक विकास हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ गुणात्मक रूप में भी वृद्धि यदि होगी तो हम ये मानेंगे कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है,
तो गुणात्मक वृद्धि, ना कि मात्रात्मक वृद्धि, है ना। मतलब मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी हो, तब हम ये कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। और ये कैसा होना चाहिए? सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। अगला क्या है? अगला है कि पर्यावरणीय स्थिरता। तो पर्यावरण, अच्छा, आर्थिक विकास में ही हमें क्या करना है कि निरंतर चलने वाला, मतलब सतत समावेशी आर्थिक विकास, हमें ध्यान, सतत समावेशी विकास के आधार पर हमें आर्थिक विकास को ध्यान में रखना है ना। अर्थात यहाँ पर हमें गरीबी खत्म करने के साथ साथ क्या है, जीवन स्तर को भी बढ़ाना है, जीवन स्तर का भी जो है स्तर वो बढ़ाना है। यहाँ हम अगर एक लाइन में कहें तो हमें HDI जो होगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें अगर यदि हमारी वृद्धि होती है तो हम ये कहेंगे कि हम आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा दूसरा पहलू क्या है, दूसरा आयाम हमारा क्या है कि पर्यावरणीय स्थिरता। तो पर्यावरणीय स्थिरता में क्या होगा? धारणीय विकास, है ना। धारणीय विकास के साथ साथ हमें पर्यावरणीय नैतिकता का भी पालन करना होगा। धारणीय विकास के साथ साथ धारणीय विकास और पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता को भी हमें ध्यान में रखना होगा। नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता का हमें पालन करना होगा, इस पर हमें बल देना होगा। पर्यावरणीय नैतिकता पर हमें बल देना होगा कैसे? जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं या स्टार्टिंग की जो क्लासेस है, वही स्टार्टिंग की क्लास इन द सेंस कि पहली कक्षा से ही लेकर बच्चों के अंदर ये बताया जाए उन्हें कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इसे, इसके प्रति किस तरह से सजग रह पाएंगे, है ना। सबसे बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ जलवायु, वैश्विक तापन परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक तापन जो है, ये अभी पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या चल रही है। तो ये हमें पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विकसित राष्ट्र जो है, विकसित भारत का जो है लक्ष्य, जो हमारा आयाम है, इसे आगे बढ़ाना है। आगे हम आते हैं सुशासन। सुशासन कैसा हो? प्रभावी हो, प्रभावी सुशासन हो। कैसा हो? प्रभावी, मतलब वहां पर पारदर्शिता हो, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता हो, उत्तरदायित्व वाला शासन हो, है ना। उत्तरदायित्व वाले शासन की हमें स्थापना करनी है। उत्तरदायी शासन की स्थापना, शासन की स्थापना। पारदर्शिता हमें बढ़ानी होगी। क्या करनी होगी? पारदर्शिता हमें बढ़ानी होगी, बढ़ाना, पारदर्शिता बढ़ाना। ऐसा शासन जो सुव्यवस्थित हो, उत्तरदायी हो। अच्छा, पारदर्शिता बढ़ाने का एक एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? RTI। हम RTI के माध्यम से देख सकते हैं कि बजट में जो दिया गया था, या किसी भी चीज, किसी भी संस्था द्वारा कोई जो बजट बनाया गया कि हम यहाँ इस राशि को इस रूप में व्यय करेंगे, यदि वो यहाँ नहीं हुई है तो हम RTI के माध्यम से जान सकते हैं। नागरिक इसी रूप में जागरूक होंगे, और यदि नागरिक जागरूक होंगे तो जो शासन है उसकी जवाबदेहिता बढ़ जाएगी। उन्हें पता रहेगा कि नागरिक हमसे RTI के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि हमने कहाँ, किस चीज में कितना व्यय किया है और कितना विकास किया है। तो पारदर्शिता बढ़ेगी इससे, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम आगे इनके देख पाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ प्रगति की है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक प्रगति। तो सामाजिक प्रगति क्या है? समाज इस तरह से प्रगति करे। समाज कैसे? समाज इस तरह से प्रगति करे, प्रगति करे जिसमें समावेशी सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय की स्थापना हो। किसकी हो? सामाजिक न्याय की स्थापना हो। सामाजिक न्याय की किसके साथ साथ? समावेशी सामाजिक विकास के साथ साथ, समावेशी सामाजिक विकास के साथ साथ क्या हो? सामाजिक न्याय की स्थापना हो, है ना। समता के आधार पर सामाजिक विकास, समता के आधार पर। तो यहाँ हमने ये देखे कि विकसित भारत के आयाम क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे। हो सकता है आपसे केवल ये पूछ लिया जाए 7 मार्क्स में कि विकसित भारत के आयामों को प्रस्तुत कीजिए, है ना। विकसित भारत के आयामों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आप इन आयामों को इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ सबसे पहले विकसित भारत भी बताना होगा, फिर आपको ये आयाम लिखने होंगे, और फिर आपको निष्कर्ष लिखना होगा, है ना। 7 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए एक जो आपका राइटिंग की जो स्किल है,
मतलब आपको आंसर किस तरह से राइट करना है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है 2 मार्क्स में आपसे ये पूछ लिया जाए कि विकसित भारत के आयाम क्या-क्या हैं? तो यहाँ आप ये बता पाएँगे कि कौन-कौन से होंगे। आर्थिक विकास होगा, पर्यावरणीय स्थिरता होगी, सुशासन होगा, प्रभावी सुशासन होगा और सामाजिक प्रगति होगी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके पहलू क्या-क्या हैं, है ना? क्षेत्र क्या-क्या हैं? किन-किन क्षेत्रों पर हम इसमें तरक्की करेंगे या हम इसमें प्रगति करेंगे? किन-किन पहलुओं को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे जिससे विकसित भारत की जो संकल्पना है उसे हम पूरा करें? तो हम देखते हैं कि पहलू कौन-कौन से होंगे। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं, साथ में और अलग से भी देखेंगे। तो सबसे पहला हो गया हमारा संरचनात्मक रूपांतरण। संरचनात्मक रूपांतरण। देखिए इसमें क्या हो गया संरचनात्मक रूपांतरण में कि कृषि क्षेत्र से जो लगे हुए लोग हैं, है ना? कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं तो उन्हें द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय एवं तृतीयक या टर्शरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में योगदान को बढ़ाना, योगदान को बढ़ाना, है ना? द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में योगदान को बढ़ाना। किसानों की आय को क्या करना? दुगुना करना। किसानों की आय को दुगुना करना। सॉरी, किसानों की आय को दुगुना करना। ठीक है, तो क्या होगा संरचनात्मक रूपांतरण। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? और अगला क्या हो सकता है हमारा? समावेशी विकास। समावेशी विकास इसे हम अभी और समझेंगे। हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च जीवन स्तर, आधारभूत ढांचा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, निर्माण विनिर्माण, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन। पहले इन्हें देखते हैं, आगे के और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए समावेशी विकास। समावेशी विकास में हम क्या देखते हैं कि जो विकास हो वो सभी को साथ लेकर हो और निरंतर, है ना? निरंतर हो और सभी को साथ लेकर, सभी को साथ लेकर, या समावेशी विकास को अगर हम एक कुछ लाइनों में परिभाषित करें तो हम उसे इस रूप में लिखेंगे, तो हम इसे इस रूप में देखेंगे कि समाज का जो सबसे वंचित वर्ग है ना? समाज के सबसे वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना ही समावेशी विकास कहलाता है। समाज के सबसे वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा में लाना ही समावेशी विकास, समावेशी विकास है। अर्थात यदि हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है, उन्होंने उनके अनुसार क्या है, तो वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी रूपों
जैसे बेरोजगारी, निम्न आय, गरीबी इत्यादि को समाप्त करने का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है वो किसमें विनिर्दिष्ट है, वो किसमें दिया गया है, वो लक्ष्य 1 में दिया है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो आप ये यहाँ समझ पाए कि समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास के माध्यम से हमें क्या करना होगा, ये हमारा प्रमुख क्या है, ये हमारे क्षेत्र हैं। यदि हम समावेशी विकास करेंगे तो हम विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है उसे पूरा करने का एक प्रयास करेंगे। आगे क्या होगा, उच्च प्रति व्यक्ति आय। ये तो हमने देखा ही है कि यदि हमारी प्रति व्यक्ति आय उच्च होगी, अभी कितनी है, 235 के अराउंड है, जिसे हमें कितनी करनी है, 14.9 लाख के लगभग इतनी हमें यहाँ करनी है। तो प्रति व्यक्ति आय को हमें बढ़ाना है तो उच्च प्रति व्यक्ति आय करनी होगी। उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर कैसा होगा, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो, मतलब परिवहन की सुविधा हमारे पास बहुत अच्छी हो। उच्च जीवन स्तर में हम क्या करेंगे, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा अच्छी हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम डॉक्टर को अच्छे से पे कर सकें, अच्छे डॉक्टर को हम दिखा सकें, है ना, अच्छी जगह से हम एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा उच्च जीवन स्तर हो गया। आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा आप जानते ही हैं क्या होगा, विश्व स्तरीय तकनीक को आधार बना के हमें विश्व स्तरीय तकनीक को हमें आधार बनाकर हमारा जो आधारभूत ढांचा है जैसे सड़कें, है ना, लॉजिस्टिक हब, परिवहन के जैसे जो रेल मार्ग हो गया, जो जल मार्ग हो गया, सड़कें हो गई, इन्हें हमें हाईटेक बनाना है। विश्व स्तरीय तकनीक का यूज करके हमें इन्हें इनका विकास करना है। फिर नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रौद्योगिकी को हमें किस रूप में आगे बढ़ाना है, एआई को प्रेफरेंस देनी है, रोबोटिक्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से हम बायोटेक्नोलॉजी को में और आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा और कौशल, अच्छा, नवाचार और प्रौद्योगिकी में हमने एआई, रोबोटिक्स की बात की, और हमने यहाँ क्या किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, बायोटेक्नोलॉजी आदि के बारे में हमने यहाँ देखा। स्वास्थ्य, यदि हम स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, आज का जो हमारे यहाँ जो जनसंख्या हमारे यहाँ इतनी अधिक है, तो यदि वो स्वस्थ नहीं होगी तो काम कैसे होगा। तो जो स्वास्थ्य वाला स्तर है इसे हमें क्या करना होगा, अच्छा करना होगा, हाइजीन मेंटेन करना होगा, ठीक है। अच्छे डॉक्टरों को हम दिखा सकें हर सेगमेंट पे, जैसे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, एंड ऑर्थोपेडिक्स होते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं वो इतने कौशल हों कि वो हर एक चीज़ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमें दे सकें। तो यहाँ हमें ये जो स्वास्थ्य है ये भी हमारे लिए एक पहलू है ना, इन पहलुओं पर भी हमें काम करना है। फिर हम क्या देखते हैं कि निर्माण में हमने क्या देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, निर्यात को हम बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ निवेश करें, बाकी के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ निवेश करें, जिससे हमारे यहाँ क्या हो, हम आत्मनिर्भर बने और हम निर्यात को बढ़ावा दें, हमारे यहाँ की जो वस्तुएं हैं हम उनका निर्यात करें। और क्या कर सकते हैं हम, वित्तीय समावेशन में हमने क्या किया, देखिए जन धन योजना के माध्यम से हमने क्या किया, जब भी हम वित्तीय समावेशन की बात करेंगे तो हम जन धन योजना को जरूर लिखेंगे। तो जन धन योजना के माध्यम से हमने क्या किया, हर घर में एक बैंक अकाउंट हुआ, जिससे लोग क्या करने लगे, अपनी जो सेविंग्स है वहां इकट्ठी करने लगे। तो उससे क्या होगा, एक बड़ी जो पूंजी है वो हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी। तो ये वित्तीय समावेशन हमने किया, ये भी हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारा एक महत्वपूर्ण पहलू है। और कौन कौन से पहलुओं पर हम बात कर सकते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े बिना विकसित भारत की संकल्पना को तो पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक पहलू हुआ जिसमें हमने किस चीज को अपनाया, हरित अर्थव्यवस्था को हमने यहाँ अपनाया है, और इसमें हमें और अधिक विकास करने की और अधिक सतत विकास करने की अभी जरूरत है। पर्यावरणीय अनुकूल तरीकों को हमें यहाँ अपनाना है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है उसका हम लक्ष्य जो है हम प्राप्त कर पाएंगे।
तो ये यहाँ पर आप इतना समझ पाए। आगे और कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन देखा हमने। दक्ष श्रमिक वर्ग, दक्ष श्रमिक वर्ग क्या होगा? दक्ष श्रमिक वर्ग मतलब जो हमारे यहाँ का श्रमिक वर्ग है ना, जो, तो वो भी कैसा हो? वो भी कौशल युक्त हो। वहां पर भी हमने उन्हें स्किल्ड बनाया हो, तो कौशल युक्त हो। और इसमें हम और क्या क्या देख सकते हैं? विकसित आधारभूत ढांचा, जो हमने देख ही लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा हो? मजबूत हो, सड़क परिवहन हो, हमारे यहाँ कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्मार्ट सिटी जो संकल्पनाएं हमारी, वो किस में है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है, विकसित आधारभूत ढांचे में ही वो आई हुई है। तो इस तरह से हमने ये क्या देखे? हमने ये पहलुओं पर बात की कि किन किन पहलुओं, या हमने ये क्षेत्र के बारे में बात की कि किन किन क्षेत्र के बारे को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार से हमने ये क्या देखे कि विकसित भारत के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, या इन्हें हम क्षेत्र भी कह सकते हैं ना। क्या क्या क्षेत्र होंगे जिनमें हम कुछ प्रगति करेंगे, कुछ चेंजेस करके किस तरह से हम उनको आगे लेकर जाएंगे और हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। आगे हम ये देखते हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य क्या क्या है ना, क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, तो उस आधार पर विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत के लक्ष्य क्या क्या हैं, एक बार इन्हें भी हम थोड़ा देख लेते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य हैं कि जीडीपी है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है उसे कहाँ तक हमें लेकर जाना है? 30 ट्रिलियन। 30 ट्रिलियन कब तक? 2047 तक। 2047 तक हमें क्या करना है? 30 ट्रिलियन तक लेकर जाना है जीडीपी को। जो पर कैपिटा इनकम है हमारी, प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय, वैसे ये सारी ही चीजें हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए कि इसके लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं, तो आप उसे इजी वे में लिख सकें। एक बार हम इसके ऊपर पूरी फिर से एक बात करेंगे कि आपको कहाँ किस तरह से आंसर में क्या क्या चीजें पुट करनी है, क्या चीजें छोड़नी है और क्या चीजें स्पेशली आपको लिखनी है, क्योंकि हम जिन जिन डायमेंशंस पर बात कर रहे हैं वो सारी चीजें आप पूरे एक आंसर में नहीं लिख सकते, इतना बड़ा आंसर हमें नहीं लिखना है। तो किन किन चीज़ों को हमें मेनली वहाँ हाईलाइट करना है, इस पर हम एक अलग से पूरा वीडियो कर लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि विकसित भारत पर यदि एस्से आता है तो आप उसे किस रूप में लिखेंगे, और यदि क्वेश्चन आर 7 मार्क्स, 2 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ रहा है तो आप उसे किस रूप में लिखेंगे। तो पर कैपिटा इनकम हमें कहाँ तक करनी है? 2047 तक $17,590। ठीक है, ये कितनी, देखिए एक आप कंफ्यूज मत होइए। 12,700 जो हमने ये रखा था, ये हमने जो देखा था $12,700, ये क्या है? ये विकसित राष्ट्र होने के लिए अगर आपकी इनकम $12,700 है तो आप विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। लेकिन 2047 तक यह पैमाना भी तो बदलेगा ना, तो वो पैमाना बदलने के लिए हमने यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है वो क्या रखा है? $17,590 का। अगर इसे हम इंडियन मनी में देखें तो क्या होगा? ये 14.9 लाख के लगभग। ठीक है, वर्तमान में हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 235 या 236 के राउंड है, लगभग 2,35,000 के आसपास हमारी अभी पर कैपिटा इनकम है, जिसे हमें आगे कितना करना है? 2047 तक 14.9 लाख तक करना है। फिर हम देखते हैं कि मानव विकास मतलब HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, कितना? 2047 तक कितना होना चाहिए? 2047 तक जो हमारी जीवन प्रत्याशा वो कितनी है फिलहाल? मतलब वो हमें कहाँ तक करना है? 71.8 वर्ष। और जो हमारी साक्षरता दर है, साक्षरता दर जो हमारी है उसे हमें कहाँ तक लेकर जाना है? 89.8% तक हमें इसे लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। देखिए, जब आप HDI पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें जीवन प्रत्याशा होती है, शिक्षा होती है और जीवन स्तर होता है। तो यहाँ हम अभी क्या क्या देख रहे हैं? जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर, ये हमारा लक्ष्य है। ये हमने लक्ष्य रखे हैं कि यदि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम विकसित भारत का जो हमने सपना देखा है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या पहले की गई हैं, किन चीज़ों के माध्यम से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
तो क्या क्या होगा, देखिए हम पहलों पर बात करते हैं कि क्या क्या पहल हमने की है। विकसित भारत @2047 की पहलें, मतलब हमने क्या क्या पहलें की हैं, क्या क्या हमने किया है, क्या क्या योजनाएं हम लाए हैं जिनके माध्यम से हम जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। तो पहला हमारा क्या होगा, सबसे पहली जो हमारी योजना है वो कौन सी है, आत्मनिर्भर भारत। हम भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में हम इसे बनाना चाह रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो आयात है वो कम होगा और हमारी निर्यात की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो मनी है, हमारे पास जो पूंजी संचय है वो भी बढ़ेगा, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी, और गरीबी कम होगी तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य उनका होगा। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे कि हमारे जो एसडीजी के गोल्स हैं वो भी हम प्राप्त कर पाएंगे, और विकसित भारत के रूप में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, देश में हमें यहाँ पर क्या करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, देश में उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, और आयात को कम करना, है ना। क्या हो गया, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत हमें ये चीजें करनी है, क्या क्या करना है, देश में उत्पादन को बढ़ाना है, निर्यात को बढ़ाना है, और आयात को हमें क्या करना है, कम करना है। फिर पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना के तहत क्या होता है, युवाओं को रोजगार हेतु या युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु क्या प्रदान किया जाता है, ऋण दिया जाता है ना, ऋण दिया जाता है उन्हें, कौशल मतलब युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या किया जाता है, ऋण दिया जाता है, जिससे कि वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। तो पीएम गति योजना के तहत क्या किया जा रहा है, क्या है पीएम गति योजना, कब लाई गई, 2022 में ये शुरू की गई, और यातायात परिवहन में जो लगने वाले खर्चे, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, या हम बात करें परिवहन लागत, तो इसे हमें क्या करना होगा, परिवहन लागत में जो समय और जो खर्च है उसे हमें कम करना है, इसमें जो लगने वाला खर्च है और जो समय है उसे हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है, कम करना है। आगे हम और क्या देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया, देखिए मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले ही आ चुका था, विकसित भारत के पहले, लेकिन अब जो है मेक इन इंडिया ये जो योजना है इसे किसके तहत कर दिया गया है, विकसित भारत के अंतर्गत। तो भारत में निर्माण विनिर्माण को बढ़ावा देना, है ना। तो मेक इन इंडिया, इन योजनाओं के और भी कई सारी योजनाएं, पीएम वाणी योजना हो गई, है ना, जिसमें वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को बढ़ाना है, डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना है। तो इस टाइप से जो जो योजनाएं हैं जो पहले हैं, हमने यहाँ कुछ ही योजनाओं को रखा है जो खास थी, उनके बारे में हमने बात की। तो ये कुछ पहले हैं जिससे हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ हमने क्या क्या बातें की, हमने इसके उद्देश्य देखे। देखिए शुरू से हम आते हैं कि हमने पहले विकसित भारत क्या है इसके बारे में देखा, विकसित भारत के स्तंभ क्या होंगे इनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हमने देखा कि विकसित भारत के उद्देश्य क्या क्या है और इसके आयाम क्या क्या है ना, क्या क्या तत्व हैं। तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, प्रभावी सुशासन और पर्यावरणीय स्थिरता इसके आयाम है या इसके तत्व हैं। अगला फिर हमने चीज देखी कि पहलू क्या क्या है, क्या क्या क्षेत्र हैं जिन पर हमें काम करना है, किन किन चीजों पर हमें काम करना होगा जिससे हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब फिर हमने देखा कि विकसित भारत के लक्ष्य आखिर हैं क्या, है ना, कौन कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद हम कह पाएंगे कि हम जो है विकसित भारत के रूप में स्थापित हो चुके हैं।
अब विकसित भारत का लक्ष्य हमने देखे, ठीक है। इसके लिए फिर हमने क्या क्या पहले चलाई, क्या क्या योजनाएं हम लाए जिनके माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एक संकल्प लिया विकसित भारत के लिए, विकसित भारत हेतु संकल्प, तो विकसित भारत हेतु हमने जो संकल्प लिया है वो संकल्प हमने क्या क्या लिए हैं, ये जो संकल्प है इन्हें हमने क्या कहा है, पंच प्रण कहा है। क्या कहा है, पंच प्रण, है ना। इन पंच प्रण में क्या क्या है, पहला जो हमने प्रण लिया है, जो हमने संकल्प लिया है वो क्या है, विकसित भारत, विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा हमने लिया है गुलामी के हर हिस्से से मुक्ति, हर हिस्से से मुक्ति, गुलामी के हर हिस्से से मुक्ति। ये क्या है, हमारे संकल्प हैं। विकसित भारत हेतु हमने ये जो संकल्प लिए हैं जिन्हें हमने क्या कहा है, पंचप्रण। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विकसित भारत हेतु जो पंचप्रण बनाए गए हैं या जो डिसाइड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, पूछ सकते हैं आपसे, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये इन पर आप लिख सकते हैं, अपनी विरासत पर गर्व करना, अपनी विरासत पर गर्व, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। और नेक्स्ट क्या होगा, 5वां, नागरिकों में कर्तव्य भावना का विकास, नागरिकों में कर्तव्य भावना का विकास, भावना का विकास। ये क्या हो गए आपके विकसित भारत हेतु जो हमने संकल्प लिए हैं जिन्हें हमने पंचप्रण कहा है, तो वो हमने देख लिए हैं कौन कौन से होंगे। विकसित भारत का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, गुलामी के हर हिस्से से हमें मुक्ति चाहिए, अपनी विरासत पर हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, एकता और अखंडता हमारे यहाँ होनी चाहिए, और नागरिकों में क्या होना चाहिए, कर्तव्य की भावना का विकास होना चाहिए। तो ये हमारे हो गए विकसित भारत हेतु संकल्प। आगे हम देखते हैं कि विकसित भारत के लिए जो सप्तऋषि प्लान दिया गया है ना, जो सप्तऋषि अवधारणा पर हम चर्चा करेंगे। सप्तऋषि अवधारणा क्या है, सप्तऋषि अवधारणा क्या है, कि क्या करना होगा हमें, किस किस रूप में हमें आगे बढ़ना है। तो इस पर हम बात करते हैं। यहाँ हमारे जो 7 अवधारणाएं जो दी गई हैं वो कौन कौन सी है। पहले है समावेशी विकास समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या हो गया, विकास का विकेंद्रीकरण कर देना, ठीक है। विकास का क्या कर देना, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि समावेशी विकास क्या है। समाज का जो सबसे वंचित वर्ग है उसे मुख्य धारा में लाना ही समावेशी विकास है। सेकंड नंबर पर क्या है, अंतिम मील तक पहुंचना, अंतिम मील तक पहुंचना, मतलब हमें हमारी पहुंच कहाँ तक बनानी है, जहां तक अभी हम जा नहीं पा रहे हैं, जहां तक हमारा परिवहन अभी तक नहीं गया है, तो हमें अंतिम मील तक क्या करना है, हमारे लिए हमारी जो परिवहन है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे वहां तक डेवलप करना। बुनियादी ढांचे में निवेश, थर्ड नंबर का क्या होगा, बुनियादी ढांचे में निवेश, बुनियादी ढांचे में निवेश हमें बढ़ाना होगा, किसमें, बुनियादी ढांचे में। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप तो करना ही है ना, जब हम उसे डेवलप करेंगे तभी तो हम इस पॉइंट तक जा पाएंगे, अंतिम मील तक तभी हम पहुंच पाएंगे, और तभी हमारा क्या होगा, समावेशी विकास होगा। और क्या होगा, क्षमताओं को उजागर करना, क्षमताओं को उजागर करना, उजागर करना। क्या होता है, अभी तक
कई सारे लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं, जो उनके अंदर स्किल है उस स्किल को वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, वो उनके अंदर ही रह जाती है। लेकिन अब ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जिससे उनके जो अंदर की जो क्षमता है वो उन क्षमताओं के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्षमताओं को उजागर करना, और क्या हो सकता है, हरित विकास। जो हमें विकास करना है वो कैसा करना है, ग्रीन डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमें हरित विकास करना है। युवा शक्ति को प्रोत्साहन, 6 नंबर का जो होगा हमारा वो क्या होगा, युवा शक्ति को प्रोत्साहन। युवा शक्ति को प्रोत्साहन, है ना। युवाओं को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उन्हें हमें क्या करना होगा, आत्मसंयम बनाना होगा, दृढ़ संकल्पित करना होगा, जिससे वो क्या करेंगे, देश के प्रति दृढ़ निश्चय होंगे और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। और वित्तीय क्षेत्र को प्रोत्साहन, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देना, वित्तीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, को प्रोत्साहित करना। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए सप्तऋषि जो अवधारणा दी गई है, सप्तऋषि अवधारणा, सॉरी, सप्तऋषि अवधारणा, है ना। ये किस लिए दी गई है, विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे हमें प्राप्त करने के लिए ये जो अवधारणा दी गई है कि हमें किन किन चीज़ों को आगे बढ़ाना है जिससे हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमने संकल्प क्या लिए, जो कि हमने पहले देखे कि हमारे क्या क्या संकल्प हैं। विकसित भारत का लक्ष्य है गुलामी के हर हिस्से से मुक्ति है, अपनी विरासत पर हमें गर्व करना है, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, और नागरिकों में कर्तव्य की भावना का विकास करना है। और उसके बाद हमने देखा कि सप्तऋषि अवधारणा जो दी गई है जिसमें हमें क्या क्या करना है, समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचे में निवेश, क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति को प्रोत्साहित करना और वित्तीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। तो इनके माध्यम से हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। आगे हमने ये देखना है कि कैसे कैसे करेंगे हम जो ये लक्ष्य हैं, ये जो हमने सप्तऋषि अवधारणा ली है, जो हमने संकल्प बनाया है, जो हमने स्तंभ तय किए हैं, जो हमने महत्वपूर्ण क्षेत्र डिसाइड किए हैं, आयाम लिए हैं, वहाँ हमें कैसे अपनी पहुंच बनानी है ना, किस रूप में हम इसे करेंगे, जिसके लिए पंचामृत प्लान है, पंचामृत 5 पॉइंट जो दिए गए हैं उन्हें हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि वो क्या क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या क्या होंगी, वर्तमान में क्या क्या काम हमने किए हैं, हम इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, और सुझाव क्या होंगे कि हमें और क्या करना चाहिए जिससे हम जो विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है इसे हम पूरा कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि चुनौतियां क्या क्या होंगी, है ना, समाधान क्या होंगे, और इसी के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफली हम ये समझ लेंगे कि हमें आंसर में किस चीज़ को कब पुट करना है, क्या क्या हमें उसमें लिखना होगा, किस रूप में हमें आंसर को लिखना है, यदि 7 मार्क्स में पूछा है, 10 मार्क्स में पूछा है या 2 मार्क्स में पूछा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे। आप भी थोड़ा सा इसके बारे में देख के आइएगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ सके, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।